स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल एथेंस का कांपता हुआ गढ़ भाग 2। हॉल मदर ने कभी नहीं सोचा था कि इजिशा ठंडे ताबूत से जाग जाएंगी। वह उस महिला को देखकर असहज महसूस कर रही थी जिसका चेहरा जरा भी नहीं बदला था। इजिशा एक डरावनी महिला थी। हॉल मदर ने उसे एक सौम्य मासूम युवा लड़की से लेकर आज की स्थिति में आते हुए देखा था। हॉल मदर अपने बदलाव के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रही थी। वह इजिशा द्वारा अतीत में लिए गए निर्णयों से डर चुकी थी। अब जब वह फिर से जाग गई है तो यह निश्चित रूप से पार्थिन मंदिर को राजनीतिक शक्ति के लिए एक भयानक खेल में खींच लेंगी। मैं बस वही वापस ले रही हूं जो बहुत पहले ही मेरा हो जाना चाहिए था। उस लड़की को देखो, कोई दूरदर्शिता नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई साहस नहीं। अगर हम उसे पार्थिन मंदिर की आत्मा पर कब्जा करने देंगे तो पार्थिन मंदिर जल्द ही दुनिया के लिए हंसी का पात्र बन जाएगा। क्या तुम यही चाहती हो? इजिशा ने बिना किसी भावना के कहा। वह अपने ही वंश से निकले किसी भी व्यक्ति के प्रति गहरी घृणा रखती थी, जिसमें और निर्णायक हॉल मदर भी शामिल थी। पार्थिन मंदिर देवी के बिना अच्छा नहीं चल सकता था। यह पुनरुत्थान के स्विल को खोने का जोखिम भी नहीं उठा सकता था। हॉल मदर ने भोलेपन से सोचा कि वह राधा को देवी के रूप में चुन सकती है, लेकिन क्या लड़की वास्तव में अपनी नाजुक शक्ल और दयालु दिल के साथ यह भूमिका निभा सकती है? क्या मजाक है। अगर पार्थिन मंदिर केवल दयालु होने पर निर्भर होता तो यह बहुत पहले ही तानाशाह, टाइटन और अन्य गुटों द्वारा नष्ट कर दिया गया होता, जो उन्हें लालच भरी नजरों से देखते थे। एक बार जब मैं पार्थिन मंदिर की आत्मा का दावा कर लूंगी तो यह संकट समाप्त हो जाएगा। मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जिसे अब आपको आश्वस्त करना चाहिए, बल्कि वह व्यक्ति हूं जिसने भोलेपन से सोचा था कि वह पवित्र न्यायालय और पार्थिन मंदिर पर कब्जा कर सकती है। वह एक दुष्ट शक्ति का उपयोग कर रही है जो इस दुनिया से संबंधित नहीं है। राधा निर्दोष हो सकती है, लेकिन आप जानते थे कि यह अपरिहार्य थी। जहां तक दुष्ट शक्ति वाले व्यक्ति की बात है, उसे अंततः विधर्मी न्याय मैजिस्ट्रेटों द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा, इजिशा ने घोषणा की। शायद आपको शैतान नगरी पर अधिक ध्यान देना चाहिए, वे पहले से ही, हॉल मदर ने कहा। सलान एक मूर्ख के अलावा कोई नहीं है। शैतान नगरी के लोगों ने आपकी निगरानी में पार्थिन मंदिर में घुसपैठ की है। ऐसा लगता है कि अब आपके लिए भी रिटायर होने का समय आ चुका है, इजिशा ने कहा। इजिशा हॉल मदर को पद छोड़ने के लिए खुलेआम मजबूर कर रही थी। हॉल मदर चौंक गई। फिर भी वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकी। वह आसानी से बता सकती थी कि जो बड़ी साजिश चल रही थी उसमें कितने लोग इजिशा का समर्थन कर रहे थे। यहां तक कि पवित्र न्यायालय भी उसके प्रभाव में था। वह पवित्र न्यायालय की शक्ति से किसी को भी आसानी से खत्म कर सकती थी। पवित्र न्यायालय अधिकारियों और शक्तिशाली मैजिशियनों पर केंद्रित था। एक बार जब इजिशा ने पार्थिन मंदिर की आत्मा का सफलतापूर्वक दावा किया तो इसका मतलब था कि वह अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यक्ति को खत्म या पुनर्जीवित कर सकती थी। उसके खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है? तो यह वही थी जो इजिशा का लक्ष्य था। उसके तरीके हमेशा ही क्रूर और डरावने थे। मैं बस यही उम्मीद करती हूं कि आप लोगों के बारे में ज्यादा सोचेंगी। हेला की शक्ति पहले से ही शहर को नष्ट कर रही है। लोग डर से अभिभूत है, वे संदिग्ध महसूस करने लगे हैं। यह आपके प्रभाव को बेहद प्रभावित करेगा, हॉल मदर ने कहा। इजिशा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एथेंस के गढ़ और आदर्श की ओर देखा जिसके पास डीमन की शक्ति थी। वह किसी भी शक्ति के प्रति संवेदनशील थी जो उसे धमकी दे सकती थी। आदर्श की शक्ति ने स्पष्ट रूप से उसका ध्यान आकर्षित किया था। वह आदमी हेला का सामना कर सकता था। अगर वह उसे अपने पक्ष में नहीं ला पाती तो उसे बाहर निकालना होगा। आदर्श और राधा से जुड़ी गड़बड़ी को रोकने का उसका कोई इरादा नहीं था। हेला उसके पास मौजूद सबसे अच्छा हथियार होगा जिससे वह उसका विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को खत्म कर सकती है। जहां तक शहर के डर और घबराए हुए लोगों की बात है तो वह उन्हें आसानी से दिलासा दिला सकती है जब यह खत्म हो जाएगा। ज्यादातर लोग बेखबर, भुलक्कड़ और आसानी से बहकावे में आने वाले थे। आदर्श से लाइटनिंग फूट पड़ी। अनगिनत लाइटनिंग के
स्ट्राइक्स से बने भालों ने एक बार फिर हेला की छाती में छेद कर दिया। लाइटिंग के भालों ने एक बार बड़ा तूफान बुलाया जो उस जगह पर उतर आया। हालांकि डार्क अनडाइंग वर्म्स ने जल्द ही एक तीखी और अप्रिय आवाज निकाली। वे फैल गए और हेला पर लगे घावों को भरने के लिए आसपास के मलबे को खा गए। ऐसा लग रहा था कि डार्क एग्जीक्यूशन ग्राउंड में उनके खाने की चीजें खत्म होने लगी थी। डार्क अनडाइंग वर्म्स बैरियर से बाहर निकल गए और तेजी से चलने वाले बादलों में बदल गए, जिन्होंने अपने संपर्क में आने वाली हर चीज को निगल लिया। पार्कों में लगे पौधे गायब हो गए, सड़कों पर इमारतें गायब हो गई, सड़कों पर गाड़ियां भी गायब हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वे ना खा सके। डार्क एग्जीक्यूशन ग्राउंड के 1 किलोमीटर के भीतर का इलाका बंजर जमीन में बदल गया। सुरक्षा घेरे के अंदर मौजूद लोग और मैजिशियन डर गए। क्या उन्होंने नहीं कहा कि वो प्राणी डार्क एग्जीक्यूशन ग्राउंड से बाहर नहीं जा सकता? डार्क अनडाइंग वर्म्स डार्क एग्जीक्यूशन ग्राउंड से बाहर क्यों निकल गए और बाहर की चीजों पर दावत क्यों कर पाए? यह भयानक था कि कैसे शहर एक पल में खाली जमीन में बदल गया। आस्था के हॉल और 10,000 सीढ़ियां सुरक्षित नहीं थी। पार्थिन मंदिर की सशस्त्र सेनाओं के अलावा अभी भी ऐसे विश्वासी थे जिन्हें पवित्र पर्वत पर नहीं निकाला गया था। बादलों के रूप में डार्क अनडाइंग वर्म्स के बादल बह गए, विश्वासियों को पलक झपकते ही कंकाल में बदल दिया। बाकी लोग 10,000 सीढ़ियों पर बिखरे हुए कंकालों को देखकर अचंभित रह गए। भागो जल्दी! पवित्र न्यायालय ऐसे राक्षस को क्यों बुलाएगा? पवित्र पर्वत पर बेहद बड़ी गड़बड़ी थी। इजिशा! हॉल मदर चिल्लाई। इजिशा भाव शून्य रही और इस बात से काफी हैरान थी कि हेला ने खुद को मजबूत करने के लिए शहर और लोगों को निगलना शुरू कर दिया था। फिर भी उसके पास जीव को दूर भेजने की कोई योजना नहीं थी। दानव मरा नहीं था और राधा अभी भी जीवित थी। हॉल मदर जानती थी कि इजिशा कितनी निर्दयी है। वह और अधिक समय तक नहीं रुकी क्योंकि इजिशा को समझाने की कोशिश करना बेकार था। उसने तुरंत हॉल ऑफ जजमेंट और हॉल ऑफ नाइट्स के लोगों को इकट्ठा किया ताकि पवित्र पर्वत को डार्क अनडाइंग वर्म से बचाया जा सके, अन्यथा पवित्र पर्वत कंकालों के पहाड़ में बदल जाएगा। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, घातक कीड़े शहर पर अटैक करते हैं। आदर्श ने हेला को ढकने वाले काले ऑरा को थोड़ा सा बिखेर दिया, जिसके बाद प्राणी ने जल्द ही डार्क अनडाइंग वर्म से और अधिक ऊर्जा प्राप्त कर ली। वह धीरे धीरे आगे झुका और अपने सींग आदर्श की ओर तान दिए। अजीबो गरीब आकार के सींग उस जीव से भी बड़े सींगों के जोड़े में बदल गए। इसने सींगों को आदर्श की दिशा में पटक दिया। पूरा इलाका उस जबरदस्त बल से कांप उठा। काले सींग लगभग आसमान तक पहुंच गए थे। जब उस जीव ने अपने सींगों को उस पर घुमाया तो आदर्श को लगा कि कोई भयानक ताकत उसकी ओर आ रही है। ऐसा लगा जैसे काले सींग वाले हजारों जीव उसकी दिशा में अटैक कर रहे हैं। आदर्श ने अपनी इच्छा शक्ति से जो रक्षा पंक्ति बनाई थी वह तुरंत ढह गई। सींगों ने उसे उड़ा दिया। काले सींगों ने आदर्श को चकमा देने या भागने का कोई मौका नहीं दिया और वह काले अवरोध से टकरा गया। गुम बंद पर खून बिखर गया। अजय सींगों ने डार्क एग्जीक्यूशन ग्राउंड के अवरोध को लगभग टुकड़े टुकड़े कर दिया। आदर्श के शरीर पर खून से सने घाव देखकर राधा अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक सकी। हेला डार्क अनडाइंग वर्म्स की मदद से अभी भी मजबूत हो रहा था, लेकिन आदर्श को लड़ाई जारी रहने के कारण और भी घाव और चोटें लग रही थी। उसकी ताकत कम होती जा रही थी। आदर्श को बेहद चिंता नहीं थी, लेकिन राधा बेहद चिंतित थी। अगर वह मर गया तो क्या उसके लिए जीने का कोई मतलब था? राधा अपराध के पत्थरों के नियंत्रण से मुक्त होने की पूरी कोशिश कर रही थी। पार्थिव मंदिर की आत्मा अंधेरे निष्पादन मैदान में आंशिक रूप से जाग गई थी। एक कोमल नीली रोशनी उसके आसपास फैल गई, जिसने उसके चारों ओर अपराध के पत्थरों को हिला दिया। राधा को अपने शरीर में एक कोमल शक्ति का प्रभाव महसूस हो रहा था। उसने सहज रूप से अपने पीछे पार्थिव मंदिर की आत्मा पर नजर डाली। तो क्या यही चीज थी जिसकी वजह से वह ठीक से चल नहीं पाती थी? ऐसा लग रहा था कि यह उसे किसी तरह की शक्ति दे रही थी। राधा बोझ नहीं बनना चाहती थी। जब तक वह यहां फंसी हुई थी, आदर्श के पास हेला से लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आदर्श के पूरे शरीर पर ताजा खून लगा हुआ था। वह काले बादा से एक नाजुक कागज के टुकड़े की तरह नीचे गिर गया। वह संघर्ष करते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उस काले जीव को घूरने लगा, जिसके चारों ओर अनगिनत काले कीड़े घूम रहे थे।
डीमन एलिमेंट ने आदर्श को बहुत ताकत दी थी, फिर भी वह बिल्कुल स्पष्ट था कि हेला ने शासक लेवल के प्राणियों के लेवल को पार कर लिया था। अगर इंद्रास ने प्राणी को गंभीर रूप से घायल नहीं छोड़ा होता तो डीमन एलिमेंट और ब्लैक स्नेक भी ग्रीस के मृत्यु देवता से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पवित्र न्यायालय अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। आदर्श ने पलटकर पार्थिन मंदिर की ओर देखा, जिसकी ओर काले कीड़े झुंड बनाकर आ रहे थे। आदर्श कोई संत नहीं था। पार्थिन मंदिर ने राधा के साथ जो व्यवहार किया था उसे देखते हुए उसके मन में वहां के लोगों के बारे में कोई अच्छी धारणा नहीं थी। जैसा कि कहा जा रहा है, यह बेहतर होगा कि उनका मांस हेला को और अधिक मजबूत ना बनाए। प्राणी ने अवरोध के अंदर जीवित मनुष्यों की मजबूत उपस्थिति को महसूस किया था। अगर वह उन सभी को खा सकता है तो वह अपनी पूरी ताकत वापस पा लेगा। वह एक ही चाल में शासक लेवल के प्राणियों को आसानी से हरा सकता था। उससे अपनी ताकत वापस पाने की तीव्र इच्छा थी। प्राणी लालच से मांग कर रहा था कि उसे और अधिक जीवित लोगों को भेंट के रूप में दिया जाए ताकि वह अपनी शक्ति वापस पा सके। हेला फिलहाल आदर्श को मारने में सक्षम नहीं था। जीव भी जल्दी में नहीं थे। उसके काले अमर कीड़े शहर के ऊपर आसमान को ढक रहे थे। काले बादल बिना किसी सुरक्षा के तेजी से क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे थे। ये काले कीड़े आम लोगों के लिए बेहद घातक थे। पवित्र पर्वत पर अंतिम संस्कार के लिए आए मैजिस्ट्रेट और मैजिशियन तब चौंके जब उन्होंने हेला को शहर के लोगों पर निशाना साधते देखा। विशेष रूप से पवित्र न्यायालयों के मैजिस्ट्रेट और पवित्र न्यायालयों के मैजिशियन बिल्कुल शौक थे। हेला ने कभी भी अपने पंजे डार्क एग्जीक्यूशन ग्राउंड से आगे नहीं बढ़ाए थे और अचानक नियंत्रण से बाहर क्यों हो गया? या शायद हेला ने हमेशा और अधिक मौत की इच्छा की थी ताकि वह और अधिक मजबूत हो सके। तुम लोगों ने एक राक्षस को बुलाया है, भीड़ में से किसी ने गुस्से से चिल्लाया। अंधेरे निष्पादन को तुरंत रोको, अन्यथा पूरा शहर राख में बदल जाएगा, एक महान म्यूज चिल्लाया। हेला हमेशा से ही दुष्ट अस्तित्व था। इसका नाम ही मौत का प्रतीक था। उन्हें इस गड़बड़ी को रोकना था। वे राक्षसी आदमी और हेला को और लड़ने नहीं दे सकते थे। एथेंस का गढ़ अब और नुकसान नहीं झेल सकता था क्योंकि डार्क एग्जीक्यूशन ग्राउंड की बाधा उनकी शक्ति को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी। सांप ने डार्क एग्जीक्यूशन ग्राउंड के बाहर अपना रास्ता बना लिया और एक जहरीली धुन छोड़ दी। विषैली धुन को छूते ही काले अमर कीड़े तुरंत मर गए और आकाश से नीचे गिर गए। हालांकि ब्लैक स्नेक का पॉइजन मिस डोमेन ठीक समय पर आया और हेला को और अधिक शक्ति प्राप्त करने से रोक दिया। ब्लैक स्नेक भले ही क्रूर दिखता हो, लेकिन वह दयालु रक्षक जानवर मासूम लोगों की जान नहीं लेगा। उसने वास्तव में उन लोगों पर नरमी बरती थी जिन्होंने उस पर अटैक नहीं किया था। मुख्य कारण यह था कि पार्थिन मंदिर के लोग उसे घायल करने में कामयाब हो गए थे। अगर उस प्राणी ने अपनी जान की परवाह नहीं की होती तो पार्थिन मंदिर के सशस्त्र बलों को ब्लैक स्नेक से कम 1 किलोमीटर दूर रहना पड़ता। हेला को तब बेहद गुस्सा आया जब डार्क अनडाइंग वर्म्स का सफाया हो गया। वह बैरियर के पास गया और उस पर अपना सिर जोर से पटकने लगा, मानो वह ब्लैक स्नेक से लड़ने के लिए बाहर जा रहा हो। ब्लैक स्नेक भी जीव से नहीं डरता था। ब्लैक स्नेक डार्क एग्जीक्यूशन ग्राउंड में प्रवेश नहीं कर सकता था और हेला स्पष्ट रूप से इसे छोड़ने में असमर्थ था। डार्क एग्जीक्यूशन ग्राउंड और डार्क अनडाइंग वर्म्स ही एकमात्र चीज थी जो डार्क एग्जीक्यूशन ग्राउंड को छोड़ सकती थी। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, खून में लथपथ हेला। हेला डार्क अनडाइंग वर्म्स द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा के बिना अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त नहीं कर सकता था और अपने घावों को ठीक नहीं कर सकता था। आदर्श ने अपने आसपास की लपटें हटा ली। फ्लेम बेले एक्सप्रेस की शैडो की जगह वुल्फ शैडो नेल ने ले ली थी। वुल्फ सोल शैडो चीखा और आदर्श के शरीर से बाहर निकलकर हेला पर झपटा। उसने अपने पंजे हेला पर तेजी से मारे जिससे उसके शरीर पर घाव हो गए। घावों से चिपचिपा काला तरल पदार्थ निकलता रहा। हेला ने फिर से अपने सींगों को हिलाया और उससे अटैक किया। उन्हें आदर्श की दिशा में घुमा दिया। आदर्श ने उस जीव का सीधा सामना किया। आदर्श के शरीर से और भी शैडो भेड़िए बाहर निकले। एक सेना का गठन किया जो हेला के सींगों से टकराई। दोनों पक्ष अंधेरे की शक्ति का उपयोग कर रहे थे। जब उनकी सेनाएं आपस में टकराती तो पूरा स्थान अंधेरे में डूब जाता। आदर्श ने तेजी से अंधेरे को चीरते हुए हेला की स्थिति की ओर दौड़ लगाई।
उसने अपनी ताकत अपने पैर में इकट्ठी की और हैला की कमर पर लात मारी। आदर्श की किक ने एक काली शॉकवेव उत्पन्न की जो हैला की कमर को चीरती हुई निकल गई। इस चाल से हैला को केवल मामूली चोट लगी। प्राणी ने मुड़कर अपने पंजे जोर से घुमाए। पंजे ब्लैक मैजिक की सीलिंग शक्ति से मजबूत हो गए थे और वे जितना दिख रहे थे उससे कहीं ज्यादा बड़े क्षेत्र को कवर कर रहे थे। आदर्श को पहले से ही जीव के अटैकों की आदत हो चुकी थी और वह इस चाल के लिए पहले से ही तैयार था। उसने पहले ही पंजे को चकमा दे दिया और जीव के ठीक सामने आ गया। उस जीव के शरीर के मांस के लोथड़े बाहर निकले हुए थे। आदर्श ने मांस के लोथड़ों पर पैर रखा और जीव की छाती की ओर बढ़ा। हैला को एहसास हुआ कि आदर्श क्या कर रहा था। उसके छिद्र एक बार फिर खुल गए और अनगिनत डार्क अंडाइंग कीड़े बाहर निकल आए। आदर्श भी पीछे नहीं था। उसके शरीर से लाइटनिंग फूट पड़ी और हैला के शरीर पर बेतहाशा फैल गई। ब्लैक लाइटनिंग की स्ट्राइक्स ड्रैगन की तरह मोटी थी और वे प्राणी की चारों ओर लिपटी हुई थी। अनगिनत डार्क अंडाइंग वर्म्स तुरंत मारे गए। लाइटनिंग ने हैला की चलने की क्षमता को भी कम कर दिया। उसका उठा हुआ पंजा सख्त हो गया। वह उसे नीचे लाने के लिए संघर्ष कर रहा था। चूंकि प्राणी लाइटनिंग से शॉक था, आदर्श ने तुरंत अवसर का फायदा उठाया और हैला की छाती तक पहुंच गया। जीव की छाती पर घाव एक खोखली गुफा की तरह था। जब आदर्श ने अपनी लाइटनिंग से डार्क अंडाइंग वर्म्स को बाहर निकाला तो वह छेद के माध्यम से दूसरी तरफ का काला आसमान भी देख सकता था। आदर्श घाव के अंदर चला गया। उसके हाथ काले पंजों से ढके हुए थे। अगर फायर और लाइटनिंग ही जीव को मारने के लिए काफी नहीं थे तो आदर्श के पास जीव के अंदरूनी हिस्सों को क्रूर बल से फाड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आदर्श ने अपने पंजों से हैला की छाती को बेतहाशा चीर दिया, जिससे हैला की छाती में एक बड़ा छेद हो गया। घावों से और भी काले अमर कीड़े निकले क्योंकि उनसे काला तरल पदार्थ निकल रहा था। हैला ने दर्द से चीख निकाली। उसने अपना पंजा उसकी छाती के अंदर पहुंचाया और उसके मांस और हड्डियों का एक टुकड़ा बाहर खींच लिया जिसे आदर्श छिपा रहा था। हैला का पंजा काले खून और सड़े हुए मांस से सना हुआ था। सा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी उसके अंग निकाले हो। हैला ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। आदर्श को टुकड़ों में कुचलने की कोशिश की। हालांकि जल्द ही उसे फिर से अपनी छाती में बेहद तेज दर्द महसूस हुआ क्योंकि किसी चीज ने उसकी छाती को और भी ज्यादा फाड़ दिया था। हैला को आखिरकार एहसास हुआ कि उसने अपने पंजे में एक छाया कठपुतली पकड़ रखी थी। इंसान अभी भी कहीं ना कहीं उसके सीने में था। घाव से चिपचिपा काला खून धारा की तरह बह रहा था। हैला ने अपने पंजे से आदर्श को खोदने की कोशिश करना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने अपने शरीर में मौजूद कीड़ों को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया। आदर्श हैला के शरीर के अंदर एक नया रास्ता साफ करता रहा। डीमन वोल्फ सुप्रीम के पंजे सबसे तेज हथियार थे, खासकर जब दुश्मन के मांस को चीरते हुए। आदर्श ने जबरदस्ती जख्मों को फाड़ दिया जब तक कि वह पहले से 2 गुना बड़ा नहीं हो गया। उस जीव का खून बारिश की तरह बहता रहा। जब आदर्श उस जीव के अंगों को उसके शरीर के अंदर खोजने की कोशिश कर रहा था तो एक विशाल कीड़ा जो आदर्श को एक ही बार में आसानी से निगल सकता था, अचानक मांस की दीवार से बाहर निकल आया। आदर्श ने चतुराई से खुद को एक तरफ कर लिया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि मांस की दीवारें उन्हें कीड़ों में बदल गई थी जो हैला के शरीर के अंदर रहते हुए उसे घेरे हुए थी। आदर्श को तुरंत एहसास हुआ कि हैला का शरीर अलग अलग तरह के कीड़ों से बना है। वह अपने दुश्मनों को तब भी खा सकता है जब वे उसके शरीर के अंदर हों। कीड़ों से निपटना मुश्किल था। आदर्श सीमित जगह में अपनी इच्छा से अटैक करने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह निर्णायक रूप से खुले में गया और फ्लेम्बेले महारानी की छाया को बुलाया ताकि उसके पीछे भाग रहे कीड़ों को जला दिया जा सके। आदर्श ने रास्ता साफ किया और हैला के शरीर के बाहर निकल गया। रास्ते में मौजूद ज्यादातर कीड़ों को जला दिया। घाव ठीक होना बंद हो गया था क्योंकि डार्क अंडाइंग वर्म्स अब हैला को जरूरी ऊर्जा नहीं दे पा रहे थे। जीव पूरी तरह से शांत हो गया। घाव से खून बहता रहा और अब यह और भी बड़ा और गहरा हो गया था। वह आदर्श का पीछा करते हुए जगह जगह पैर पटकते और तोड़ते हुए आगे बढ़ा। आदर्श को लुगदी में बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित था। हैला को कोई नुकसान पहुंचाना मुश्किल था, लेकिन जीव के शरीर के अंदर आदर्श का गुस्सा कारगर साबित हुआ था। जीव का ऑरा मंडल स्पष्ट रूप से कमजोर हो चुका था क्योंकि वह अपना संयम खोने लगा था। हालांकि
आदर्श भी निश्चित रूप से अच्छी स्थिति में नहीं था। वह प्राणी बेहद शक्तिशाली था। लगातार अटैक आदर्श पर और अधिक घाव छोड़ते रहे। आकार में अंतर के बावजूद आदर्श शैडो पंजे का उपयोग कर रहा था और मूल रूप से विशाल प्राणी के साथ नजदीकी लड़ाई कर रहा था, जब तक कि उनमें से एक पहले जमीन पर गिर नहीं गया। मिस्टर संदीप, राकेश, दादू, भैरव जी और अन्य लोग, सभी लोग इस लड़ाई को बढ़ता देख बेहद सदमे में थे। हैला निश्चित रूप से दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक था। यह पवित्र न्यायालय का इक्का था। फिर भी आदर्श, जो केवल एक एडवांस मैजिशियन था, डीमन एलिमेंट की शक्ति से इसका सामना करने में सक्षम था। राकेश जी और भैरव जी दोनों ही बता सकते थे कि आदर्श प्राचीन राजधानी में अपने प्रदर्शन की तुलना में बेहद अधिक शक्तिशाली था। इससे पता चला कि आदर्श की कल्टीवेशन में सुधार के साथ ही डीमन एलिमेंट भी मजबूत होता गया। अगर आदर्श ने सुपर लेवल हासिल कर लिया, जिससे उसे 8 एलिमेंट मिल गए, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि हैला भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता? यदि डीमन एलिमेंट की शक्ति वास्तव में हैला से अधिक हो गई, तो पवित्र न्यायालय निश्चित रूप से अपना अधिकार खो देगा। उनमें से किसी को भी आदर्श द्वारा हैला को हराने की बहुत अधिक उम्मीद नहीं थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि उन सभी ने डीमन एलिमेंट को कम करके आंका था। वह निश्चित विशिष्ट एलिमेंट जो केवल आदर्श के पास था। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, नरक में गिरना। हैला के शरीर से काला खून बह रहा था। उसमें से बहुत सारे मरे हुए कीड़े गिर रहे थे। कीड़ों के मरने का मतलब था कि हैला की जान जा रही थी। हैला अनगिनत कीड़ों से बना था। डार्क अनडाइंग वर्म्स की मौत इस जीव के लिए एक गंभीर झटका था और अब आदर्श ने क्रूर बल का उपयोग करके इसके अंदरूनी हिस्सों को फाड़ दिया था। हैला ने आदर्श को घूर कर देखा। वह प्राणी अचानक मुड़ा और राधा की दिशा में दौड़ा। जिस दिशा में वह भाग रहा था, उसी दिशा में एक काला तालाब दिखाई दिया। यह उस दुनिया से जुड़ी सुरंग थी जहां से वह आया था। हैला को पता था कि राक्षसी मानव से लड़ते रहना निरर्थक था। वह उसका प्रसाद छीनकर मृतकों के राज्यों में वापस जाने की योजना बना रहा था। अगर वह आदमी उसके इलाके में उसका पीछा करने पर अड़ा रहता, तो वह तब तक बहुत ताकतवर हो चुका होता। उसे मारने में कोई परेशानी नहीं होती। आदर्श भी घावों से भरा हुआ था। जब उसने देखा कि हैला राधा की ओर भाग रहा था, तो उसे एहसास हुआ कि वह प्राणी वास्तव में कितना चालाक था। उसे तुरंत बुरा लगा। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और राधा की ओर दौड़ा। काला तालाब तेजी से बढ़ता गया। राधा के आसपास का इलाका कीचड़ से भर गया और उसके पैर धीरे धीरे कीचड़ भरे काले तालाब में डूब गए। हैला भी जमीन में धंस रहा था। काला पुल दूसरे विमान से जुड़ा हुआ था। हैला तेजी से गायब हो गया। उसका आधा शरीर पहले ही पुल में डूब चुका था। हैला ने पलटकर देखा, मानो वो आदर्श की मूर्खता पर हंस रहा हो। आदर्श से मौत तक लड़ना उसके लिए जरूरी नहीं था। उसे बस स्वादिष्ट प्रसाद चाहिए था। एक बार जब वह प्रसाद को मृतकों के दायरे में खींच लेता, तो भी वह स्थिति पर नियंत्रण रख सकता था। आदर्श लड़ाई से बेहद गुस्से में था। उसने कभी नहीं सोचा था कि हैला इतना चालाक होगा। आमतौर पर एक उच्च लेवलीय प्राणी किसी भी अस्तित्व को उन्हें भड़काने की अनुमति नहीं देता। सभी को आश्चर्य हुआ, यहां तक कि हैला भी डीमन आदर्श के साथ आगे लड़ने से डर रहा था। उसने अपनी भेंट के साथ भागने का फैसला किया था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पवित्र पर्वत पर स्थित निरीक्षण टावर से शहर पर नजर रख रही महिला का चेहरा उस समय गुस्से से लाल हो गया जब उसने हैला को भागने की कोशिश करते देखा। हैला को राधा को डार्क एग्जीक्यूशन ग्राउंड में माना था ताकि वह पार्थिन मंदिर की आत्मा पर दावा कर सके। अगर हैला राधा को मृतकों के दायरे में खींच ले जाता, तो पार्थिन मंदिर की आत्मा भी दुनिया से गायब हो जाती। अब तक उसने जो कुछ भी किया था, सब बेकार हो जाएगा। इजीशा के नाखून पहले से ही उसकी हथेली में धंस रहे थे। उसकी नफरत भरी आंखें आदर्श को घूर रही थी। उसकी योजना बिल्कुल सही होती अगर आदर्श और ब्लैक स्नेक ना होते। हैला बिल्कुल बेशर्म था। वह शुरू में राधा से काफी दूर था। आदर्श हैला के खिलाफ लड़ाई के दौरान उस पर नजर रख रहा था, लेकिन उस प्राणी ने दूर से ही एक गेट खोलकर राधा को मृतकों के दायरे में खींच लिया। राधा काले तालाब में डूबती चली गई। केवल उसकी गर्दन ही पानी की सतह से ऊपर थी। उसका शरीर पूरी तरह से तालाब में डूबा हुआ था। हैला जानता था कि आदर्श जरूर आएगा और राधा को बचाएगा। उस प्राणी ने आदर्श को जबरन रोका।
भले ही इसका मतलब था कि उसे उससे एक और जोरदार झटका मिलना था। आदर्श राधा को मृतकों के दायरे में घसीटते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। हेला ने एक दबंग चीख निकाली, फिर भी आदर्श को यह एक विश्वासघाती हंसी की तरह लगा। जब हेला ने पुष्टि की कि राधा को सुरंग में खींच लिया गया है तो उसने भी खुद को उसमें डुबाना शुरू कर दिया। यह बेहद प्रभावशाली था कि आदर्श हेला को हराने में कामयाब रहा, लेकिन फिर भी उनके लिए मौत के यूनानी देवता को भागने से रोकना लगभग असंभव था। यह देखकर राधा काले तालाब में गायब हो गई। आदर्श ने गुस्से में अपने शैडो पंजे हेला के शेष हिस्से पर घुमाए जो अभी भी काले तालाब के ऊपर थे। मांस के टुकड़े बिखरने के साथ ही काला खून पूरे स्थान पर फैल गया। अंत में राधा और हेला दोनों ही काले कीचड़ भरे तालाब में गायब हो गए। तालाब तेजी से सिकुड़ रहा था। यह पुल मृतकों के दायरे में जाने वाली एकमात्र सुरंग थी। आदर्श को एहसास हुआ जैसे उसका दिल खोद कर निकाल लिया गया हो जब उसने काले पुल को बंद होते देखा। वह अब इस दुनिया में राधा की मौजूदगी को महसूस नहीं कर सकता था। वह कभी भी उसे भाई आदर्श कहकर पुकारते हुए नहीं सुन सकता था। वह अब उसके करीब जाकर उसकी मीठी खुशबू को नहीं सूंघ सकता था, और जब भी वह उसे छेड़ता था तो उसकी मासूम शुद्ध मुस्कान और उसके चेहरे पर शर्म नहीं देख सकता था। आदर्श जब भी कल्टीवेशन कर रहा था तो उसने कई बार आराम करना चाहा, हालांकि जब भी वह बहाना बनाता था कि इतनी बड़ी कड़ी ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है तो उसे राधा का शरीर याद आता था जो फ्रिज में सिकुड़ कर बस इसलिए रखा गया था ताकि वह अमली झील से बच सके। उनकी क्रूर दुनिया ने लड़की को पहले ही कट और चोटों से भर दिया था। काले कीचड़ भरे तालाब के नीचे मृतकों की दायरे की तो बात ही छोड़िए, वहां के राक्षस और भी क्रूर होंगे। इसकी ठंड उसकी हड्डियों और आत्मा को चीर देंगी। उसे वहां अंधहीन यातनाएं दी जाएंगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह बिल्कुल अकेली होंगी। कोई नहीं जानता था कि मृतकों के दायरे में क्या है। हालांकि मृतकों के दायरे के बारे में आदर्श जितना अधिक अनभिज्ञ था, उस जगह के बारे में उसकी कल्पना उतनी ही डरावनी थी। शायद यह एक गहरी नींद थी। किसी भी तरह से उसे राधा को मृतकों के दायरे में जाने से रोकना था। वह सबसे मासूम, सबसे दयालु लड़की थी जिसे उसने कभी देखा था। वह उसके पैरों के लिए इलाज ढूंढकर उसे सबसे खूबसूरत समुद्र तट पर ले जाएगा ताकि वह रेत पर अपने पैरों के पहले निशान छोड़ सके। फिर भी यहाँ तक कि जब राधा काले तालाब में गिर रही थी तब भी आदर्श ने लड़की को एक भी शब्द कहते नहीं सुना। वह केवल दूर से उसे देख रही थी। वह पहले से ही जानती थी कि उसके पास जीने का कोई मौका नहीं है। उसने बिल्कुल भी शिकायत नहीं की। आदर्श ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा उसके लिए इसे स्वीकार करना उतना ही कठिन होता गया। आदर्श को यह नहीं भूला कि कैसे समीर ने रोते हुए कहा था कि जब मिस्टर विहान ने उसके लिए खुद का बलिदान कर दिया था तो वह क्यों नहीं भूला कि समर्थ कितना दर्द में था। वह खुद को चीरकर अपनी जान लेना चाहता था जब उसने उसे श्रापित जानवर में बदल दिया गया था और उसके प्रेमिका को मार डाला गया था। उसे अच्छी तरह से याद था कि कैसे विहान ने अपना वादा निभाने के लिए तियानशान पर्वत पर खुद को दिखाया था, भले ही वह एक काली खोल में बदल गए हो। वह कभी नहीं भूला था कैसे समीर ने कहा था कि शिवानी ने जब उसे बचाया था कि उसे ताकतवर बनना है। उसने जो कुछ भी सहा वह उसकी हड्डियों में और उसके दिल में अंकित हो गया। वह जिस व्यक्ति से प्यार करता था उसे हमेशा उसके साथ रहना चाहिए। वह उसके लिए शोक करके और अंतहीन पछतावे में जीने के बजाय उसकी मधुर हंसी, उसके कोमल स्पर्श और उसके चुलबुलेपन का आनंद लेना चाहता था। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आदर्श चिल्लाया। आदर्श के गालों पर खून के लाल आंसू बह रहे थे। वह लड़की जो हमेशा उसके साथ रहती थी, उससे पहले कभी इतनी दूरी का एहसास नहीं हुआ था। उनके बीच की दूरी अब कोई अटूट पवित्र पर्वत नहीं था, बल्कि मानव दुनिया और मृतकों की दुनिया के बीच की सीमा थी। आदर्श ने नरक के द्वार में छलांग लगा दी क्योंकि वह बंद होने वाला था। उसने काले कीचड़ भरे तालाब को खुद को निगलने दिया और मानव दुनिया को अलविदा कह दिया। आदर्श, आदर्श! मिस्टर संदीप, भैरव जी, राकेश और दादू आश्चर्य से आदर्श को देख रहे थे। उसे नरक के द्वार में लापरवाही से गोता लगाते हुए देख रहे थे। आशा रुया पूर्ण अविश्वास में ब्लैक स्नेक पर खड़ी थी। कुछ लोग अपने लिए जीते थे, उन्होंने दुष्ट वेदियां बनाई जो लाशों से भरी थी।
और पुनर्जीवित करने की क्षमता के बावजूद उनकी सड़ी हुई आत्माएं और शरीर हमेशा की तरह घृणित थे। लेकिन यह आदमी एक धधकते सूरज की तरह था जो अपने विश्वासों की घोषणा करने के लिए अपनी आत्मा को आग में झोंक रहा था। हेला गायब हो गया, डार्क एग्जीक्यूशन ग्राउंड गायब हो गया, एथेंस के गढ़ में महान तूफान को भड़काने वाली मासूम लड़की गायब होगी, साथ ही वह राक्षसी आदमी भी गायब हो गया जिसने लड़की की खातिर अराजकता फैलाई थी। वह इलाका जहां डार्क एग्जीक्यूशन ग्राउंड था पहचान से परे था। एक भी लाश नहीं बची थी। पवित्र पर्वत बारिश के बीच मजबूती से खड़ा था, फिर भी जब सूरज निकला तो लोगों को अपने विश्वास के पहाड़ में छेद दिखाई दिए। दादू ने अपना सिर उठाया। बारिश की बूंदें उसके पीले चेहरे पर गिर रही थी। यह एक चक्र की तरह था। इंद्रास की मौत ने अतीत में भी बहुत अराजकता ला दी थी। इंद्रास पवित्र संत थे, वह व्यक्ति जो मानव जाति को डीमन प्राणियों द्वारा उत्पन्न खतरे से बाहर निकाल सकते थे। इस बार यह उसकी बेटी थी। इसी तरह आदर्श, जिसके पास डीमन एलिमेंट था, वह राक्षस प्राणियों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन सकता था। उन्होंने आदर्श को बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वे जीवन के खेल से बच नहीं सका, ना ही वे आदर्श के लिए चुनाव कर सके। अंत में विजेता कौन था, किसी को भी नहीं पता। जब मानव जाति थोड़ी कमजोर हो जाएंगी तो डीमन प्राणियों द्वारा उत्पन्न खतरा और अधिक बढ़ जाएगा। अंतिम विजेता वास्तव में वे राक्षस प्राणी थे जो मानवता का शिकार कर रहे थे। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। आजकल एपिसोड छोटे छोटे हैं तो ज़्यादा कुछ सोचिए मत, सुन लीजिए। थैंक यू।